दोस्तों, हमारी बुक चल रही है केनेथ एंडरसन की 9 मैन ईटर एंड 1 रोग। इसकी आखिरी कहानी है द टाइगर्स ऑफ टैगारथी। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि जब आप मैसूर राज्य के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट की वेस्टर्न सीमाओं की तरफ जाएंगे तो आप ईस्टर्न मैसूर और वेस्टर्न मैसूर की सीमाओं में और जंगलों में डिफरेंस को समझ पाएंगे। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट की वेस्टर्न सीमाओं की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और सदाबहार वन यानी सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। ये जो मैसूर राज्य के वेस्टर्न पार्ट के नज़ारे होते हैं ये एकदम डिफरेंट हैं, यानी एकदम अलग हैं ईस्टर्न पार्ट के नज़ारों से। इस इलाके में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और एक साल में लगभग 120 इंच के आसपास पानी गिर जाता है बारिश के ज़रिए। पेड़ बहुत ही घने और ऊंचे हैं और ज़मीन पर किसी तरह के कोई ट्रेल्स नहीं हैं क्योंकि पानी ज़्यादा गिरने की वजह से यहाँ पर घास उग जाती है। यहाँ के सभी पेड़ों पर फर्न्स लगे हुए हैं जो कि हरे हरे काई नुमा बारीक पौधे होते हैं जो पेड़ों की छालों पर लग जाते हैं। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि जैसे अमेज़न के फॉरेस्ट हों और उसी से मिलते जुलते जंगल यहाँ पर हैं। यहाँ पर सूरज की रोशनियाँ पेड़ों के तनों तक नहीं पहुँच पाती, इतना घनाव है यहाँ के जंगलों में। जंगलों के बीच का वातावरण बहुत ही नमी भरा है और यहाँ पाई जाती हैं जोंक जो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके पैरों में चिपक जाएंगी और आपका खून चूसने लगेंगी। और थोड़ी थोड़ी दूरियों पे छोटी छोटी सी वाटर स्ट्रीम्स बहती हैं और इस पूरे इलाके में कोई भी तरह की कटीली झाड़ियाँ मौजूद ही नहीं हैं क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इन जंगलों में दूसरे जंगलों की तरह कैटल ट्रैक्स या किसी तरह के रास्ते नहीं मिलेंगे, ना ही मिलेंगी फायर लाइंस, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने की वजह से हर जगह घास उग आती है तो किसी तरह के कोई ट्रेल्स यहाँ पर नहीं मिलते। अब जैसा कि मैंने बताया कि इन जंगलों में जोंक बहुत पाई जाती हैं और जब आप इन जंगलों में जाएं और अगर आपके पैरों में जोंक चिपक जाए तो आपको साथ में रख कर चलना होगा, या तो नमक एक डब्बी में भरकर या फिर तंबाकू जिसे पानी में मिलाकर तंबाकू का जूस निकाला जा सके, या तो नमक उन पर डाल दीजिए या फिर तंबाकू का जूस, इससे वो अपने आप निकल कर नीचे गिर जाएंगी। इन जंगलों में बहुत ही बड़े बड़े किंग कोबरा भी पाए जाते हैं जो दूसरे सांपों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। अब एंडरसन कहते हैं कि उनका भी ज़िंदगी में 2 बार किंग कोबरा से सामना हो चुका है जब वो इसी तरह जंगलों में ट्रैकिंग कर रहे थे। अब एंडरसन आगे कहते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है सागर, और सागर से ही ठीक 11 मील दूर स्थित है टैगारथी। अब इस इलाके में खेती के लिए बहुत ही अच्छी ज़मीन थी क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती थी, हरियाली की कोई कमी नहीं थी, तो खेती यहाँ एक फ़ायदे का सौदा था। और दूसरा काम था पशुपालन। यहाँ पर पशुओं के चरने और खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हरियाली और पौष्टिक भोजन मौजूद था प्राकृतिक तौर पर। अब इस इलाके में जंगली जानवर बहुत ज़्यादा नहीं हैं, सिर्फ हैं तो इंडियन गौर जिसे बाइसन भी कहा जाता है, बेहद बड़े हैं, और छोटे छोटे कुछ जानवर। अब ज़्यादा जंगली जानवर यहाँ ना पाया जाने का कारण है वो जोंकें यानी वो लीचेस जो कि चिपक कर खून पीने लगती हैं और जानवरों को इससे बहुत तकलीफ़ होती है। इसीलिए किसी भी आसपास के जंगल से कोई भी जानवर इस इलाके में माइग्रेट करके कभी नहीं आता। अब इस इलाके में कुछ प्रेडेटर्स भी पाए जाते थे, यानी कार्निवोरस जानवर जैसे कि टाइगर, और इस इलाके को 4 टाइगरों ने अपना घर बना रखा था। अब एंडरसन कहते हैं कि 1938 यानी 1938 की फरवरी की बात है। अब एक बार ऐसा हुआ कि 8 अलग अलग जगहों पर एक ही साथ 8 अलग अलग पशुओं को मार दिया गया, तो सभी को ये लगा कि इस इलाके में 4 नहीं बल्कि 8 टाइगर्स हैं। अब क्योंकि इस छोटी सी जगह में यानी छोटे से एरिया में टाइगर्स काफ़ी ज़्यादा थे,
इसीलिए यहाँ पर तेंदुए नहीं पाए जाते थे। कभी पाए भी जाते थे तो उन्हें या तो टाइगर्स ने खदेड़ दिया था या फिर निगल लिया था। अब एंडरसन कहते हैं इन जंगलों में सिर्फ स्पॉटेड डियर्स ही पाए जाते हैं और किसी तरह के कोई हिरण नहीं पाए जाते। और यहाँ के जो टाइगर्स हैं वो ज़्यादातर हैं कैटल लिफ्टर, यानी पालतू मवेशी खाने वाले टाइगर। और इसी वजह से यहाँ के टाइगर्स दूसरी जगह से ज़्यादा बड़े और हट्टे कट्टे हैं, क्योंकि उन्हें मिलता है आसान शिकार। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैं आपको एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम था श्याम राव, जो टैगार्थी के ही रहने वाले थे और इनकी उम्र थी 22 साल। अभी ये यंग ही थे और इकलौते वारिस थे अपनी प्रॉपर्टी के। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे और इन्होंने अपने बगीचे के अंदर ही एक टाइगर मारा था। अब टैगार्थी में निचले इलाकों में होती थी धान की खेती यानी चावल की, और ऊंचे इलाकों में बोई जाती थी रागी। और श्याम राव का खेती में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इनकी खेती में भी बहुत दिलचस्पी थी, तो ये एक अच्छे किसान भी थे। इनके बगीचों में से सुपारी और नारियल के भी बगीचे थे और कुल मिलाकर इनके पास वो सभी कुछ था जिसका सपना उस वक्त लोग देखा करते थे। अब एक दिन एक टाइगर इनके बगीचे के बगल से निकला और उसने देखा कि इनके पास बहुत सारे पशु हैं और उसकी नीयत डोल गई इनके पशुओं पर, और फिर उसने हमला करना शुरू कर दिया और इनके एक एक करके काफ़ी सारे पशु मारकर खा गया। अब श्याम राव के पास सिर्फ एक बंदूक थी जिसमें से एक बार में एक ही गोली चलाई जा सकती थी। ये थी एक शॉटगन जो पास से मारने के लिए काफ़ी थी टाइगर को। अब श्याम राव भी टाइगर की रास्ता देखते थे, लेकिन टाइगर था कि चालाक हो चुका था और एक बार पहले भी उस पर गोली चल चुकी थी, तो अब उसकी चालाकी हो गई थी दोगुनी। इसीलिए वो अपने किल पर वापस लौटता ही नहीं था। कुल मिला के उसे ढूंढना मुश्किल हो गया था। अब एक दिन वो टाइगर सीधा बंगले की दीवार फांद कर आ गया श्याम राव के और अंदर पशुओं के बाड़े में घुसने की कोशिश करने लगा। एक बांस का दरवाज़ा सा था उसको तोड़कर, और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उस बांस के दरवाजे को तोड़ दे और अंदर से किसी पशु का शिकार कर ले। और टाइगर की ये हरकत देख रहे थे श्याम राव अपने बंगले के अंदर से। अब श्याम राव ने जब ये देखा तो वो टाइगर बहुत ही थक चुका था, क्योंकि वो बांस का दरवाज़ा उससे टूट ही नहीं रहा था। और टाइगर को भनक लग गई कि श्याम राव उसे देख रहे हैं, तो वो दीवार कूदकर वापस भाग गया। अब अगले दिन श्याम राव ने अपनी बंदूक में स्फेरिकल बॉल लोड की और वो जो कैटल शेड था जिसके नीचे इनके पशु बंधे रहते थे और सामने लगा था बांस का मजबूत दरवाज़ा, अब इन्होंने उसके ऊपर लकड़ियां जमवा दी ताकि ये छिप कर बैठ सकें। उस शेड की हाइट थी लगभग 6 फीट और ये लेट गए पेट के बल उस शेड के ऊपर टाइगर के आने का इंतज़ार करते रहे। और इन्होंने वो बांस का दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ दिया ताकि टाइगर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इसी बीच इंतज़ार करते करते अंधेरे में वो टाइगर आ गया और जैसे ही वो इनके नीचे से गुज़रने लगा, इन्होंने लगभग पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी कि बिल्कुल सटाकर ऊपर से टाइगर को गोली मार दी और टाइगर वहीं गिरकर मर गया। अब एंडरसन बोलते हैं कि आप सीन चेंज करते हैं और अब आप लोग आ जाइए मेरे फॉरेस्ट बंगलों पे। एंडरसन बैठे हुए हैं अपने फॉरेस्ट बंगलों पे और बज रहे हैं सुबह के 11:30 और धूप तेज़ है, चमचमाती हुई है। और ये फॉरेस्ट बंगलो है टैगार्थी से सिर्फ 3 मीलों की दूरी पर। अब एंडरसन की वाइफ मेकअप कर रही थी और इसी बीच एक बार्किंग डियर की कॉल हुई फॉरेस्ट बंगलो की दीवार के बाहर से। एंडरसन ने जल्दी से अपने जूते पहने और चल पड़े उस तरफ। अब वो बार्किंग डियर लगातार कॉल कर रहा था और एंडरसन उसकी कॉल का पीछा करते करते पहुंच गए एक ऐसी जगह पर
जहाँ से वो बार्किंग डियर इन्हें सामने ही खड़ा दिखने लगा और वो कॉल करता ही जा रहा था और अब वो देख रहा था एंडरसन की तरफ। अब आसपास थे सारे सागौन के पेड़ और नीचे पड़े हुए उनके पत्ते जो चलने पर आवाज़ करते थे। तो एंडरसन ने एक बरगद का पेड़ ढूंढा और उसके पीछे छिप कर खड़े हो गए। और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से उनका फॉरेस्ट बंगलो भी पीछे ही दिख रहा था और सामने था वो बार्किंग डियर। चारों तरफ स्कैन करने के बाद सामने की तरफ बड़े ही गौर से देखने पर एंडरसन को दिखा एक टाइगर जो सो रहा था बहुत ही आनंद के साथ। आंखें बंद थी और उसके पैर थे आसमान की तरफ और वो टाइगर सागौन के सूखे पत्तों के बीच में इस तरह से लेटा हुआ था कि उसे जज कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। उसका भूरा रंग, ब्राउन कलर और काली धारियाँ सागौन के पत्तों के बीच मिल जा रहे थे, तो उसे देख पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। वो घुल मिल सा गया था उन पत्तों में। टाइगर थोड़ी थोड़ी देर में अपनी पूंछ को उठाकर हिलाता था और इधर उधर मारता था सोते सोते ही, और तभी एंडरसन ने उसे देख पाए थे, वरना पता नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई टाइगर बैठा है। अब एंडरसन 20-25 मिनट तक इसी तरह उस सोते हुए टाइगर को देखते रहे और लगातार देखते रहे, और फिर अचानक पीछे से बंगलो से इनकी वाइफ की आवाज़ आई कि नाश्ता बन गया है, आप नाश्ता कर लीजिए। और ये आवाज़ सुनना था कि एंडरसन के साथ साथ ये आवाज़ उस टाइगर ने भी सुन ली थी। उस टाइगर ने आंखें खोली और बैठ गया उठकर। अब एंडरसन राइफ़ल लेकर गए थे अपने साथ और धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें टाइगर पर लगाए हुए ये राइफ़ल को सामने रखकर उल्टे पांव वापस लौटने लगे। अब एंडरसन कह रहे हैं कि वो टाइगर भी ये सोच रहा होगा कि ये आदमी मेरे इतने करीब कैसे पहुंचा, क्योंकि उसने भी एंडरसन को देख लिया था। अब क्योंकि ये टाइगर आदमखोर नहीं था, ये एक नॉर्मल जंगली टाइगर था, तो उसने भी एक थोड़ी सी ग्राउल की आवाज़ निकाली और फिर चलता बना जंगल की तरफ। और इसके बाद ही एंडरसन लौट गए अपने बंगलो और अपना नाश्ता किया। अब एंडरसन एक दूसरी कहानी बताते हैं कि एक बार इन्होंने एक बैलगाड़ी हायर की, रात को जंगल में सफारी करने के लिए अपनी पत्नी के साथ, और अपने साथ इन्होंने ली कई सारी टॉर्चेस। अब लगभग 2 मील ये चल चुके थे उस बैलगाड़ी पर, और उसके बाद ये एक स्ट्रीम को क्रॉस कर रहे थे। इनकी वाइफ लगातार टॉर्च जलाकर देख रही थी। तभी उन्होंने एंडरसन को इशारा किया कि ये देखो, टॉर्च की रोशनी में 2 आंखें चमक रही हैं। अब इसी बीच वो चमकती आंखें गायब हो गईं। फिर एंडरसन चलने लगे आगे की तरफ और थोड़ी देर में वो आंखें फिर इन्हें दिखीं। एंडरसन उतर कर नीचे गए। थोड़ा आगे जाकर इन्होंने टॉर्च मार के देखा तो वो था टाइगर। वो टाइगर एक फ़ीमेल थी जो अपने 2 कब्ज़ के साथ थी। वो उन दोनों बच्चों को संभालने की कोशिश कर रही थी और वो उसका कहना मान नहीं रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। अब जैसे ही एंडरसन को उस टाइग्रेस ने देखा, उसने एक आवाज़ निकाली और उसके बच्चे सतर्क होके उसके पीछे आ गए, और फिर वो चल पड़ी एक झाड़ियों के अंदर और उसके पीछे पीछे उसके बच्चे भी चले गए। अब एंडरसन इसी बीच सोच रहे थे कि टाइग्रेस अंदर तो चली गई है, लेकिन एकदम रिलैक्स नहीं हुआ जा सकता क्योंकि वो बच्चों के साथ है, वो पलटकर हमला भी कर सकती है। और इसी बीच एक ग्राउल की आवाज़ आई। इन्होंने फिर से उसी जगह पर टॉर्च मारकर देखा तो वहाँ एक दूसरा बड़ा मेल टाइगर खड़ा हुआ था जो कि ग्राउल कर रहा था इन्हें देखकर। अब एंडरसन समझ गए कि ये है टाइगर की एक फैमिली, जो कि एक अनबिलीवेबल बात थी क्योंकि टाइग्रेस बच्चे होने के बाद टाइगर को इतना पास नहीं रहने देती। लेकिन ये एक अनोखा दृश्य था कि इतना बड़ा एक टाइगर, उन बच्चों का बाप, अभी तक उनके साथ ही था, और टाइग्रेस ने ये चीज़ अलाउ कर रखी थी कि वो
इतना पास है उसके, और बाकायदा वो इनकी रक्षा भी कर रहा है, जो कि आम तौर पर होता नहीं है। अब एंडरसन की पत्नी लगातार उस टाइगर पर टॉर्च मार रही थी। इसके बाद उसने एक ग्राउल की और उसी रास्ते पर झाड़ियों में अंदर चला गया जहां वो टाइग्रेस और उसके कब्ज गए थे। अब क्योंकि एंडरसन और उनकी पत्नी बैलगाड़ी से नीचे उतरकर ये टॉर्च मार रहे थे और बैलगाड़ी से थोड़ा आगे चलकर आ गए थे, और उस गाड़ी में फंसे बैलों ने भी और उस गाड़ी को हाँकने वाले उस आदमी ने भी इन टाइगर्स की आवाज़ सुन ली थी, तो वो भाग खड़े हुए थे एंडरसन और उसकी पत्नी को अकेला छोड़कर। अब वो भाग ही रहे थे कि उसी स्ट्रीम के पास रेत में उस बैलगाड़ी के पहिए धंस गए और वहाँ कुछ हलचल की आवाज़ आई और उस बैलगाड़ी वाहन चालक की भी चिल्लाने की आवाज़ आई। अब एंडरसन और इनकी पत्नी उस तरफ दौड़े कि कहीं इन्हें तो टाइगर ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। जब ये यहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। तब सभी ने राहत की सांस ली। अब एंडरसन के एक थे बहुत ही अच्छे मित्र, एक बहुत अच्छे दोस्त, डॉक्टर स्टैनली। डॉक्टर स्टैनली पेशे से एक डॉक्टर थे और मैसूर मेडिकल सर्विसेज में काम करते थे, और ये पार्ट टाइम शिकारी भी थे एंडरसन की तरह, और ये कुछ समय के लिए आए हुए थे टैगारथी, क्योंकि यहाँ पर फैला हुआ था मलेरिया। अब डॉक्टर स्टैनली एंडरसन के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दिन में लोगों का इलाज करते थे और रात में अपना शौक़ पूरा करने के लिए शिकार की तलाश में घूमते थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई टाइगर्स और लेपर्ड भी मारे थे अपनी शॉटगन से। अब टैगारथी से 6 मील दूर स्थित बेलुंदूर नाम का गांव, वहां से इन्हें एक इमरजेंसी कॉल आया, जो कि एक आदमी का मैसेज था कि वहां एक मैटरनिटी का इशू है, आप जल्दी चलिए। अब डॉक्टर स्टैनली ने अपना बैग उठाया, उसमें थे इंजेक्शंस, दवाइयाँ और कुछ इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट्स, और साथ में ली अपनी शॉटगन और एक बैलगाड़ी से चल पड़े उस तरफ। इन्होंने एक 5 सेलो वाली टॉर्च भी अपने साथ रख ली थी। अब जैसे ही स्टैनली थोड़ा दूर चले थे बैलगाड़ी से, तभी रास्ते में एक बड़ा सा टाइगर आकर बैठ गया। अब क्योंकि इन्हें जहाँ जाना था वहाँ इमरजेंसी थी, तो स्टैनली ने थोड़े ही टाइम इंतज़ार किया। उसके बाद अपनी शॉटगन से गोली चला दी, और शॉटगन में लोडेड था LG यानी लार्ज ग्राफ के छर्रे, और ये जाकर लगे सीधे टाइगर को। टाइगर उछला और झाड़ियों में जाकर गायब हो गया। अब स्टैनली उस जगह पर पहुंच गए और अपनी एक डॉक्टर होने की ड्यूटी निभाई, और इन्होंने रात वहीं गुजारी। अगले दिन सुबह स्टैनली जल्दी उठे, एक गांव के लोकल लड़के को लेकर और अपने बैलगाड़ी चालक को लेकर ये वापस आने लगे टैगारथी की तरफ। अब ये लौटते वक्त उसी जगह पर पहुंच गए, तो इन्होंने देखना ज़रूरी समझा कि कल रात इन्होंने जिस टाइगर को गोली मारी थी वो मर गया या ज़िंदा है। अब जिस जगह पर इन्होंने टाइगर को गोली मारी थी वहाँ पर कुछ खून के धब्बे इन्हें मिले। अब स्टैनली ने ब्लड ट्रेल्स को फॉलो करके जंगल में जाना ज़रूरी समझा, और बैलगाड़ी वाला बोला कि हुजूर मुझे माफ़ कीजिए, इस शेर वाले जंगल में मैं अपनी जान का जोखिम नहीं ले सकता। लेकिन वो लड़का जो गांव से स्टैनली के साथ आया था वो इनके साथ हो चला, और एक खोखली जगह में ये पहुंच गए जो एक गुफा की तरह से थी, लेकिन ऊपर से खुली हुई थी। और तभी एक आहट हुई। इन लोगों ने अपना चेहरा अपनी राइट साइड की तरफ घुमाया, तो वहाँ एक टाइगर लेटा हुआ था, और शायद ये वही टाइगर था जैसे स्टैनली ने रात में गोली मारी थी। अब स्टैनली को लग रहा था कि वो टाइगर मरा पड़ा है, लेकिन फिर भी रीअश्योर करने के लिए स्टैनली ने अपनी गोली चला दी उस टाइगर पर, और वापस से LG के छर्रे उसके निचले हिस्से में जाकर लगे। वो टाइगर एकदम से उठकर खड़ा हो गया उछल के, जैसे कि मरा हुआ टाइगर ज़िंदा हो गया हो। लेकिन ये मरा नहीं था, ये सिर्फ
आराम कर रहा था और स्टैनली की गोली खाकर वो वापस उठ खड़ा हुआ बेहद ही गुस्से में और ज़ोर से दहाड़ा। अब टाइगर की इसी दौरान छर्रे लगने के बाद नज़र पड़ गई इन दोनों पर और टाइगर सीधे उछला स्टैनली के ऊपर। अब जैसे ही टाइगर उछला वो हवा में ही था कि स्टैनली ने दूसरे वाले बैरल का ट्रिगर दबा दिया। उसमें भी एलजी के छर्रे ही भरे हुए थे और वो जाकर लगे सीधे टाइगर के मुंह में। लेकिन क्योंकि टाइगर उछल चुका था उसे तो अपना काम पूरा करना ही था। टाइगर ने एक पंजा मारा, स्टैनली के सर के पीछे का एक हिस्सा मानो निकल ही गया हो। अब वो जो लड़का स्टैनली के साथ था वो ये दृश्य देखकर डर गया और चिल्लाकर भागने लगा। अब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर टाइगर का ध्यान स्टैनली से हटकर उस लड़के की तरफ गया। अब टाइगर उछला उस बच्चे पर और उसे दबोच लिया। इतने में ही स्टैनली वापस अपनी पोजीशन में आ गए और इन्होंने अपनी गोलियां वापस लोड की और जैसे ही ये फायर करने वाले थे उस टाइगर ने अचानक से ही उस बच्चे को छोड़ दिया और जंगल में गायब हो गया। और इस तरह से अभी तक तो ये दोनों की जान बच ही गई थी, लेकिन ये दोनों गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अब बच्चे के सर से काफ़ी खून बह रहा था क्योंकि टाइगर के दांत गड़ गए थे और 3 पसलियां भी टूट गई थी। अब स्टैनली ने अपनी शर्ट उतारकर उस बच्चे को बांध दी और ये दोनों आए बैलगाड़ी तक और चल पड़े सागर के लिए। और सागर पहुंचने के बाद ये गए शिमोगा, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल शिमोगा में ही था। अब उस अस्पताल में दोनों का ही ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर स्टैनली का भी और उस लड़के का भी, और खुशकिस्मती से दोनों ही बच गए। लेकिन स्टैनली के ऊपर वाले जो मेडिकल अधिकारी थे उन्होंने स्टैनली को बहुत ही ज़्यादा डांटा कि तुम वहाँ पर डॉक्टरी करने गए हो या शिकारीगिरी, जिस काम के लिए गए हो बस वही करो, कोई दूसरा काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। अब क्योंकि जिस टाइगर ने स्टैनली और उस लड़के पर हमला किया था तो इस टाइगर के 2 ही दांत गड़ने के निशान बने थे उस लड़के पर। इसका मतलब या तो उस टाइगर के 2 दांत पहले से टूटे थे या उस वक्त जब स्टैनली ने उसके मुंह पर गोली चला दी थी, इसीलिए वो इन्हें मार नहीं पाया था और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, इसीलिए शायद भाग गया था इन दोनों को छोड़कर। अब इस घटना के फ़ौरन बाद से ही टैगार्थी के आसपास एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आने लगी रात में और गांव वाले दहशत में आ गए कि घायल शेर अब गांव के आसपास घूम रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो आवाज़ आनी बंद हो गई, यानी वो दहाड़ की आवाज़ बंद हो गई। और इस घटना से ये अनुमान लगाया जा सकता था या तो वो टाइगर मर गया है अपनी चोटों के चलते या फिर ये इलाका छोड़कर कहीं दूर चला गया है। वो किसी दूसरे इलाके में ही चला गया है क्योंकि अब तक वो मरा हुआ शेर किसी को भी नहीं मिला था। अब एंडरसन एक कहानी और बताते हैं टाइगर ऑफ गौजा के बारे में, जो टैगार्थी से मात्र 6 मील की दूरी पर स्थित है और वो अपनी टेरिटरी पर राज करता है। अब टाइगर ऑफ गौजा, इसकी जो टेरिटरी है वो मौजूद है अमलीगोला की फॉरेस्ट चौकी से लेकर कराडी बेट्टा के टाइगर रिज़र्व तक। और कराडी बेट्टा का टाइगर रिज़र्व एक प्राइवेट टाइगर रिज़र्व है जो कि है मैसूर के राजा साहब का। अब ये जो टाइगर रिज़र्व था ये राजा साहब ने खुद शिकार खेलने के लिए रिज़र्व किया हुआ था और यहाँ मौजूद टाइगर्स भी 1.5 शाणे थे। उन्हें पता था कि ये जो इलाका है ये हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है, हमारे शिकार के लिए है, तो वो इस रिज़र्व के बाहर ही पाए जाते थे। और ये टाइगर ऑफ गौजा भी उसी रिज़र्व से भागकर बाहर आता था और अपनी यहाँ पर वारदातों को अंजाम देकर वापस रिज़र्व के अंदर चला जाता था। ये कैटल लिफ्टर था और साइज़ में बहुत बड़ा था। ये बाहर पशुओं को मारता था
और भागकर रिज़र्व के अंदर चला जाता था। और जब राजा साहब शिकार करने आते थे तो ये टाइगर रिज़र्व से बाहर पाया जाता था और ये उन्हें भी नहीं मिलता था। और इस टाइगर रिज़र्व के बाकी सारे टाइगर्स भी इसी तरह चतुर और चालाक थे। अब 1938 में उस टाइगर रिज़र्व से एक टाइगर भाग निकला। ये टाइगर बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ताकतवर था और वहाँ से निकलकर पहुँच गया अमली गोला के इलाके में और वहीं आसपास अपनी वारदातों को अंजाम देने लगा। यानी वहीं आसपास ये पालतू पशुओं का शिकार करने लगा। अब इस टाइगर के शिकार करने का एक अनोखा पैटर्न था। ये बाहर शिकार करता था और भागकर चला जाता था उस टाइगर रिज़र्व के अंदर, क्योंकि इसको पता था अंदर कोई आम आदमी जा नहीं सकता। और क्योंकि ये आसान शिकार मार रहा था यानी पालतू पशु, तो ये उन्हें यानी पालतू पशुओं को खाकर और भी ज़्यादा तंदुरुस्त और बलशाली हो गया था। अब ये जो टाइगर था जिसका नाम था टाइगर ऑफ गौजा, ये एक दिन टाइगर रिज़र्व से निकला और आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते ये गौजा इलाके में आ गया। वहाँ इसने एक नाले के किनारे शरण ले ली। अब ये कोई भी शिकार करता था उसे खींचकर उसी नाले में ले जाता था। अब इस टाइगर की वारदातें बढ़ती चली गईं और इसके बारे में कहानियाँ प्रचलित होने लगीं कि ये तो छोटे मोटे जानवर को एक बार में ही पूरा निगल जाता है। अब केनेथ एंडरसन को चिट्ठी लिखी गई इस गांव के लोगों के द्वारा और उनसे इस बात का आग्रह किया गया कि वो यहाँ आएं और इस टाइगर को मार दें। लेकिन केनेथ एंडरसन ने उतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने चिट्ठी के जवाब में लिखा कि टाइगर का तो काम ही है जानवर मारना, इसने अभी तक किसी इंसान को तो नहीं मारा है, इसीलिए इसे गोली मार देना कोई हल नहीं हुआ। और इसी तरह केनेथ एंडरसन ने इस बात को और उनकी चिट्ठी को इग्नोर ही कर दिया। अब बहुत ही जल्दी ये टाइगर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। अब ये जानवर तो मारता ही मारता था, इसके बाद उन चरवाहों को भी बहुत दूर तक दौड़ा देता था। अब ये खबर भी पहुंच गई एंडरसन तक और अब उन्हें लगने लगा था कि अब ये टाइगर आज नहीं तो कल मैन ईटर बनकर ही रहेगा। अब एक दिन एंडरसन सुबह 9 बजे ही ट्रेन में बैठ गए बेंगलोर से। इसके बाद ये अंधेरी पहुंच गए और वहां से 3 मीलों का फासला तय करके ये पहुंच गए टैगारथी। अब एंडरसन को इनका एक पुराना दोस्त मिल गया जिसके यहाँ इन्होंने चाय पी और चाय के दौरान ही बहुत सारी जानकारियाँ बातचीत करने से मिल गईं। लेकिन जानकारियों में सिर्फ यही बात थी कि हर जगह टाइगर ही है, वो हर इलाके में जाता है और पालतू पशु मारता है। इसके अलावा उस टाइगर की कोई ख़ास जानकारी नहीं मिली। और अब बन गया था लंच और एंडरसन ने किया लंच और यहाँ से 7 मील चलने के बाद ये पहुँच गए गौजा। अब वहाँ जब तक एंडरसन के लोग टेंट लगा रहे थे तब तक एंडरसन ने और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू की। तो पता चला कि पिछले 48 घंटों में टाइगर ने कोई वारदात नहीं की है। तो एंडरसन सोचे कि शायद अब उसका वक्त आ रहा है कि वो वारदात करेगा, क्योंकि अब उसको भूख लग रही होगी। अब एक रात यहाँ रुकने के बाद जैसे ही अगला दिन निकला तो एंडरसन को पता चला कि एक गाय उस टाइगर ने मार दी है एक खुले मैदान में। जब इन्होंने जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर एक ओपन एरिया में टाइगर ने शिकार किया है और टाइगर उसे खींच कर ले गया है एक झाड़ी के अंदर, जो कि लगभग 300 मीटर दूर थी। और इसी झाड़ी के पीछे से बहता था वही नाला जिससे 1.5 मील आगे जाकर इसी नाले के किनारे एंडरसन का टेंट गाड़ा गया था। अब एंडरसन ने इस जगह का निरीक्षण किया। एंडरसन ने यह देखा कि टाइगर के पग मार्क्स हैं, उसके घात लगाने के निशान भी हैं, यानी जब वो पेट के बल लेट कर बैठा होगा और उसने घात लगाई होगी इस गाय पर, उसके निशान भी हैं। उसके आने के निशान भी हैं जो कि खेतों पे हल्के पग मार्क्स थे।
और ले जाते वक्त उसने गाय को पीठ से उठाया हुआ था, जिसके कारण ड्रैग मार्क्स नहीं बन रहे थे। और टाइगर ने इस 250 किलो की गाय को अपने मुंह में दबाकर जब ले गया था तो उसके पग मार्क्स ज़्यादा गहरे बन रहे थे, यानी उसके कदम खेतों की मिट्टी में ज़्यादा गहरे धंस रहे थे, क्योंकि अब उसके वज़न के साथ साथ उसने उठा रखी थी गाय, जो कि बहुत ही भारी भरकम थी। अब एंडरसन ने ये भारी कदमों वाले पग मार्क्स को फॉलो किया। बहुत आगे जाने पर भी उन्हें टाइगर नहीं मिला, हालांकि उन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी कि शायद टाइगर उन्हें मिल जाएगा और ये उसे मार देंगे। अब आगे कहीं दूर झाड़ियों से एक गुर्राहट की आवाज़ आई। एंडरसन समझ गए कि टाइगर यही हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि एंडरसन समझ गए थे कि टाइगर्स जानते हैं शिकारी और आम आदमी में फ़र्क। शायद यही कारण था कि वो टाइगर बाहर नहीं आ रहा था। अब एंडरसन ने उसी गाय के पास एक पेड़ पर मचान बनाकर बैठने का फैसला किया। दोपहर के 4 बजे एंडरसन मचान पर बैठे और 4 घंटे बीतने के बाद रात में 8 बजे टाइगर आया। अब टाइगर कुछ इस तरह से आया था कि वो बहुत ही धीमे धीमे आकर इनके मचान के नीचे ही खड़ा हो गया था, और बहुत देर तक तो एंडरसन को ये बात पता भी नहीं चली कि टाइगर ठीक उनके नीचे खड़ा है। अब एंडरसन कहते हैं कि वो टाइगर खुद को चाट रहा था अपनी खुरदुरी जीभ से, और उसकी जीभ जो थी उसकी आवाज़ एंडरसन सुन सकते थे। और टाइगर की जो जीभ होती है वो किसी स्क्रबर की तरह होती है, जिसमें होते हैं छोटे छोटे कांटे, ताकि वो चाट चाट कर हड्डियों से मांस को अलग कर सके। अब कुछ देर ये करने के बाद टाइगर पिछले पैरों पर खड़ा होकर पेड़ पर अपने पंजे साफ करने लगा, पेड़ों को खरोच कर। और ये पेड़ वही थे जिस पर एंडरसन बैठे हुए थे। अब टाइगर इनके पेड़ के नीचे आया और उसने खड़े होकर खरोचना शुरू किया, और इसी दौरान टाइगर की नज़र पड़ गई ऊपर बैठे एंडरसन पर। और जैसे ही टाइगर ने देखा कि ऊपर कोई बैठा है, वो एकदम से धधक गया और पीछे की तरफ कूदा, और ऊपर देखते ही देखते उसने एक ग्राउल की और फिर 1 सेकंड के अंदर एक छलांग मारकर भाग गया। अब ये प्लान फेल हो चुका था। इसके बाद अगले दिन इन्होंने एक पाड़ा और बांधा उसी नाले में जहाँ खबर थी कि टाइगर ने शरण ली है, और उसी के पास इन्होंने एक मचान बनाई एक पेड़ पर और उस पर बैठ गए। और एंडरसन बैठ गए इस मचान पर दिन के 3 बजे ही। अब 5:30 बजे के करीब इन्हें एक आवाज़ आई, जो कि ऐसा लग रहा था कि कुछ घसीटने की आवाज़ है। अब एंडरसन ने दूर नज़र मारी तो देखा कि टाइगर एक गाय को खींच कर ला रहा है, जो कि उसने कहीं और किसी झुंड से मारी थी। अब एंडरसन ने देखा कि वो लगभग 200 गज दूरी पर है। इन्होंने उसके गले का निशाना लिया और चला दी गोली, लेकिन गोली थोड़ी मिस कर गई और टाइगर ज़ोर से दहाड़ा। अब एंडरसन के मुताबिक वो गोली लगी तो टाइगर को ही थी, लेकिन जिस जगह पर लगना था उस जगह पर नहीं लगी थी। अब ये उतर गए अपने पेड़ से नीचे और उस पाड़े को खोलकर वापस ले जाने लगे, और सोचा कि अब कल आकर देखेंगे कि उस टाइगर का हुआ क्या वो मर गया या वो ज़िंदा बच गया। अब अगले दिन सुबह सुबह ही एंडरसन 2 गांव वालों को लेकर आ गए इसी जगह पर जहां ये पिछले दिन बैठे थे, और इन्होंने गोली चलाई थी टाइगर पर। अब इन्होंने उस जगह पर जाकर देखा जहां टाइगर था, वहां इन्हें कुछ ब्लड के निशान मिले। अब इन्होंने ब्लड ट्रेल्स फॉलो करने शुरू किए, तो इन्होंने आगे जाकर देखा कि वो टाइगर कहीं रुका ही नहीं था, बस चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। और ये ब्लड ट्रेल्स एंडरसन को लेकर चले गए 2 मील दूर तक, यानी वो टाइगर घायल अवस्था में भी 2 मील दूर तक जा चुका था। वहाँ जाकर वो थक गया था और एक जगह पर बैठने के निशान थे। अब एंडरसन कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि वो टाइगर अमली गोला के रास्ते वापस जाने वाला है
उसी टाइगर रिजर्व में जहां वो पहले रहता था, क्योंकि उसे पता था कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन अंदर कोई दूसरा व्यक्ति घुस नहीं सकता। और एंडरसन ये भी सोच रहे थे कि कहीं अगर वो टाइगर रिजर्व के अंदर घुस गया तो फिर उसकी स्किन एंडरसन को नहीं मिलेगी। और जिस तरह से वो टाइगर लगातार चलते हुए जा रहा था, एंडरसन को लग रहा था कि वो पहुंच ही जाएगा बहुत जल्द उस टाइगर रिजर्व के अंदर, और शायद वो बच भी जाएगा। अब एंडरसन भी चलते चले जा रहे थे और आगे जाकर इन्हें 2 जगहें और मिली जहां टाइगर आराम कर चुका था। दोनों जगहों पर खून था, लेकिन जो बाद वाली जगह थी जहां एंडरसन अब पहुंचे थे, इसके आगे से ब्लड ट्रेल्स मिलने बंद हो गए थे, क्योंकि यहाँ से शायद टाइगर का खून रुक गया था। अब चलते चलते एंडरसन पहुँच गए थे अमली गोला, और यहाँ से वो टाइगर रिजर्व था सिर्फ 1 मील की दूरी पर, क्योंकि अब एंडरसन के पास ज़्यादा वक्त नहीं था और एंडरसन को इन 1 मीलों के अंदर ही उस टाइगर रिजर्व पहुँचने से पहले ही उस टाइगर को ढूंढना है। अब चलते चलते एंडरसन को एक वाटर स्ट्रीम मिली, यानी एक छोटी जलधारा, जिसके पास जाकर टाइगर ने अपना रास्ता बदल दिया था और वो टाइगर रिजर्व की तरफ ना जाकर उस पहाड़ी सोते की तरफ जा रहा था जहाँ से पानी आ रहा था। अब उस स्ट्रीम का पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा था। अब वहाँ जाकर एंडरसन ने देखा तो ऐसा लगा कि वहाँ टाइगर ने आराम किया था। एंडरसन उसी धारा में 200 मीटर और आगे बढ़े और एक दूसरा पानी का स्रोत था, यानी छोटा सा तालाब जहाँ स्ट्रीम का पानी इकट्ठा हो रहा था। वहाँ जाकर एंडरसन ने देखा तो वहाँ भी निशान थे टाइगर के लेटने के और आराम करने के। अब पूरी संभावना ये थी कि टाइगर यहीं है, कहीं आसपास में ही, और एंडरसन के आने की आहट को सुनकर ही वो कहीं एक साइड पर छुप गया है। अब एंडरसन ने अंदाजे से एक जगह चुनी जहां इन्हें अनुमान था कि टाइगर इसी डायरेक्शन में आगे गया हुआ है। अब एंडरसन काम खराब नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर यहाँ पर एंडरसन कोई गलती करते और टाइगर को भनक भी लग जाती तो वो चला जाता उस टाइगर रिजर्व के अंदर। अब इन्होंने अपने दोनों आदमियों को वहीं एक पेड़ के ऊपर चढ़वा दिया और ख़ुद ये सोचकर चलने लगे कि एक दूसरा रास्ता लेकर घूमकर ये उस जगह के आगे से आ जाएंगे जिस तरफ टाइगर गया है। यानी ये पूरी तैयारी में थे टाइगर से आगे निकलकर उसे फेस टू फेस करने की। अब टाइगर था कि वो इनसे भी एक कदम आगे था, वो इन लोगों को देख चुका था और वो वहाँ नहीं मिला। अब आगे चलकर एक जगह घनी झाड़ियाँ आ रही थी, वहाँ ब्लड के निशान थे, लेकिन वो सिर्फ झाड़ियों के अंदर जा रहे थे, बाहर निकलते नहीं दिख रहे थे। इसका मतलब साफ साफ ये था कि टाइगर अभी झाड़ियों के अंदर ही कहीं छिप कर बैठा है। अब एंडरसन एक पेड़ पर टेक लगाकर खड़े हो गए, पूरे अलर्ट मोड में कि अब जैसे ही टाइगर बाहर निकलेगा ये उसे गोली मार देंगे। लेकिन काफ़ी देर हो गई, टाइगर निकला ही नहीं बाहर। अब एंडरसन सोच रहे थे कि अपने उन 2 साथियों को बुलाया जाए, लेकिन इस काम में आवाज़ इन्हें लगानी पड़ती और आवाज़ सुनकर टाइगर अलर्ट होकर भाग जाता। लेकिन इसी बीच टाइगर ने ही थोड़ी हलचल कर दी और झाड़ियों के अंदर ही चलना शुरू हो गया। अब एंडरसन को अभी तक टाइगर तो नहीं दिखा था, लेकिन इन्हें हिलती हुई झाड़ियाँ दिख रही थी, जिससे अनुमान लगा पा रहे थे कि टाइगर कहाँ कहाँ जा रहा है। अब एंडरसन सावधानी पूर्वक उस पेड़ से दूर जाने लगे, उस टाइगर की मूवमेंट के पीछे पीछे। आगे जाकर वो झाड़ियाँ भी विरली यानी पतली होती जाने लगीं और थोड़ा आगे चलकर दिख गया इनको टाइगर। जैसे ही इन्होंने टाइगर को देखा, ठीक उसी वक्त ही टाइगर की निगाहें भी इन पर पड़ गईं, यानी दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था एक ही समय पर। अब एंडरसन ने देखते ही उस पर एक गोली दाग दी। वो इनकी तरफ दौड़ा और एंडरसन ने 2 गोली और दाग दी। इसके बाद उसने इनकी तरफ आना बंद करके साइड में झाड़ियों में छलांग लगा दी। अब इन्होंने सीटी बजाकर सिग्नल दिया अपने आदमियों को
लेकिन वो रास्ते में ही थे। वो चल पड़े थे गोलियों की आवाज़ सुनकर एंडरसन की तरफ। अब जैसे ही वो आदमी इन तक पहुँचे, एंडरसन ने कहा, तुम दोनों अलग अलग पेड़ों पर चढ़ जाओ। पेड़ ऊंचे होने चाहिए और देखकर मुझे बताओ कि टाइगर कहीं तुम्हें दिखता है या नहीं। अब दोनों आदमियों ने चारों तरफ अच्छे से जंगल को स्कैन किया, लेकिन इन्हें टाइगर नहीं दिखा। वो दोनों ने नीचे इशारा करके बताया एंडरसन को कि यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब एंडरसन कहते हैं कि घायल जानवर का पीछा नहीं करना चाहिए, ये जानलेवा होता है। लेकिन इस वक्त उस नाले में चलकर उसका पीछा करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो टाइगर सेंचुरी के अंदर चला गया तो फिर स्किन एंडरसन को नहीं मिलेगी उस टाइगर की। तो एंडरसन ने फैसला किया कि इस नाले के बीच में से ही चलेंगे। हालांकि इसमें खतरा बहुत था। नाले के दोनों ऊपरी सिरों से किसी भी वक्त टाइगर इनके ऊपर कूद सकता था। लेकिन एंडरसन कहते हैं, मैंने ऐसा किया क्योंकि अब मैं इस टाइगर को छोड़ना नहीं चाहता था, और ये तो कतई नहीं चाहता था कि वो टाइगर चला जाए उस सेंचुरी के अंदर जो कि राजा साहब की थी और जहां आम आदमियों का जाना मना था। अब एंडरसन ने अपनी शर्ट उतारकर उस नाले से कुछ पत्थर बीन के अपनी शर्ट में एक पोटली बनाई और उस पोटली को लेकर आ गए नाले के ऊपर, और उस जगह जहां टाइगर कूदकर घुसा था उस जगह के थोड़ा पास चले गए, और वहां से इन्होंने शुरू किए पत्थर फेंकने उस झाड़ी के अंदर। अब एंडरसन ने जैसे ही पत्थर मारे, अंदर से ग्राउल साउंड आई। ये जितनी बार पत्थर फेंक कर मार रहे थे, टाइगर बाहर नहीं आ रहा था, वो सिर्फ दहाड़ कर जवाब दे रहा था। तो इसका मतलब साफ था कि टाइगर अब चलने फिरने लायक नहीं बचा है, इसीलिए वो सिर्फ दहाड़ कर जवाब दे रहा है। अब एंडरसन ने अपने उन दो आदमियों को भी बुला लिया था और उनसे कहा कि तुम लोग इसी तरह इस झाड़ियों में पत्थर फेंकते रहो। और एंडरसन ने फैसला किया कि आगे से घूमकर उल्टी दिशा से ये झाड़ियों के अंदर प्रवेश करेंगे, ताकि टाइगर का ध्यान इन पत्थरों की तरफ रहे और ये पहुंच जाएं पीछे से उसके पास। अब जब टाइगर के पास एंडरसन पीछे की तरफ से पहुंच गए तो टाइगर को कुछ दूरी से ही पता चल गया कि एंडरसन पीछे से आ रहे हैं। अब जैसे ही टाइगर को एंडरसन की भनक लगी, टाइगर ने